I once again welcome to you for this 12th lecture of Mathematics 3 on Unit 1. Most probably the last lecture on this unit. Very soon I will start our session after 5 minutes. Before this we take your attendance. 36. 36 हो गया 29 roll number 4 roll number 4 17 19 53 35 10 ब्रजेश यादव माकर 33 57 ये बात नोट करके रख लीजिए आप लोग ड्यूरिंग क्लासेस कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो उस समय आप लोग अटेंटिव रहना होगा आपको आंसर देना होगा तो आपकी अटेंडेंस कट हो जाएगी होल सेशन में आपको प्रेजेंट रहना है वीडियो ट्वेंटी टू भाई गो आउटसाइड पूजा 54 हो गया 28 हो गया खुशी शर्मा सर 22 हो गया बेटा तेरा ज्वाइन करते समय मैं अटेंडेंस ले लेता हूं तुम्हारी एडमिट करते समय yes only 2 minutes are left then we start our session wait for 2 minutes roll number 26 मेरी किसको पैर पे नहीं है ना उसको उधर रख क्या ना number 19 खाएगा मेरे ऐसे रोटी का डिब्बा इधर रखते साइड में पैर नहीं लग जाए उसमें
Roll number 36. Okay, time is over. Waiting. क्या हो रहा है ये स्क्रीन पे? बेवकूफी क्यों कर रहे हो आप लोग? बहुत गलत बात है। भाई कमिंग सुबह लेट, यही काम है तुम्हारा बस, लेट आने का। राइट रोल नंबर। बस आना जाना ही करते रहोगे तुम लोग, पढ़ाई लिखाई का कुछ नहीं है सीरियसनेस। मेहनत जब बेटा क्लास के बाद तुम्हारी मार खाए तो मेरे हाथ से फूट गया उसको। इधर हटाओ, ये इसको मत टच करना, ये कांच से फूट जाएगा। उधर खड़े कर दो इसको, इधर ला, इधर दे, इधर दे, इधर दे मेरे को। पढ़े रहने दो, मैं अंदर जाऊँ, तुमको अंदर अभी कुटाई करूंगा बेटा, अभी क्लास ले लूं मैं, फिर अच्छी पिटाई करूंगा बेटा। तो ऑडियंस को there is some internet problems. Why you not, why you coming late? लगेगा। It is our 12th lecture. So not only use previous method, you also use for equal interval. These two methods, that is one of them is Newton's divided and another one is Lagrange's interpolation. First of all, we understand what do you mean by this
intervals as interpolation with equal and unequal intervals. So the disadvantage for the previous interpolation formula, one of them is Newton's and backward forward, is that they are used only for equal intervals. अभी जो हमने पिछले कल की क्लास में जो इंटरपोलेशन की मेथड सीखी थी वो केवल इक्वल इंटरवल के लिए यूजफुल है, लेकिन आज जो हम मेथड पढ़ रहे हैं वो नॉट ओनली यूजफुल फॉर इक्वल एज वेल एज अनइक्वल इंटरवल्स. So the following are the interpolation with equal and unequal intervals. One of them is Lagrange's interpolation, and the second one is Newton's divided difference, in which we are using the divided difference. हमने आपको एक डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर्स बताया था कि पिछली क्लास में, उसी पर बेस्ड ये टेक्निक्स है जिसको न्यूटन्स ने यूज किया है और उसने अपना स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया है जिसको अपन एक जनरल मेथड इंटरपोलेशन की बोल सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल और अनइक्वल दोनों के लिए यूजफुल है. तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला समझ रहे हैं लाग्रांजेस इंटरपोलेशन का. इफ y could fx takes the values y0 y1 y2 y3 yn, ये आपको दी होगी गिवन सेट ऑफ वैल्यूज, डाटा आपको दिया होगा corresponding to the independent variable x0 x1 x2 up to xn. Then a relation of this pattern, तब इस तरह का जो एक रिलेशन होता है, यह है डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y, जिसको अपन fx बोलते हैं. इसमें आपके सामने दो टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में, और साथ में करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है, y0 की वैल्यू होती है. पहले जो वैल्यू है डिपेंडेंट वेरिएबल की वो y0 है, दूसरी वैल्यू y1 है, तीसरी वैल्यू y3 है. इसी तरह से इन सेट ऑफ वैल्यू है तो अपने पास yn होगी. तो अब आपको इस फॉर्मूले को याद रखते समय ये ध्यान रखना होगा, न्यूमरेटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा और उसके साथ वो सारे फैक्टर्स आएंगे जिसमें पहला डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x0 है वो नहीं मौजूद होगा. तो जब आप इसका डिनोमिनेटर लिखेंगे तो जहां पर न्यूमरेटर आपने लिखा है उसमें x की जगह आपको x0 रखना होगा. तो जहां जहां पर x है उसकी जगह आप लोग यहाँ पर x0 रखेंगे और उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो आपको लाग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूले की पहली टर्म आपको मिल जाएगी. तो पहली टर्म आप लिखना समझ जाइए, तो इसको देखते हुए आप बाकी की टर्म्स अपने आप लिखना समझ जाएंगे. तो पहली टर्म को फिर से समझेंगे. अपने पास n फैक्टर्स होंगे, n फैक्टर्स में से पहला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है x0 वो नहीं होगी, तो वो वैल्यू आपको न्यूमरेटर में रख के वो वैल्यू को डिनोमिनेटर में पेस्ट करना है. जैसे आपके पास न्यूमरेटर में x0 नहीं दिख रहा है, x माइनस x1 है, x माइनस x2 है, x माइनस xn तक है, और तो डिनोमिनेटर में आ रहा है x की जगह x0 माइनस x1 और x0 माइनस x2, x0 माइनस xn इंटू y0. फिर इसके बाद जब आप दूसरी टर्म को लिखने जाओगे तो उसमें आपका x1 मिसिंग हो जाएगा न्यूमरेटर में x1 मिसिंग हो जाएगा, तो बाकी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू ली जाएगी. एन फैक्टर्स आपके एज इट इज आएंगे x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस xn अपॉन जहां पर x था उसकी जगह आपका x1 आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में आपने x1 को मिस किया है, इसलिए आप न्यूमरेटर में x की जगह x1 पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 से लेके x1 माइनस xn तक, और उसके करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आपकी हो जाएगी y1. तो ऐसा करते करते आप लोग n टर्म्स को यहाँ पर याद रखेंगे. सो अर्पित वर्मा, इज इट क्लियर दिस फॉर्मूला? मेरा क्वेश्चन Yes, sir. ये फॉर्मूला का तरकीब समझ में आया सभी को? ये मेथड समझ में आई कैसे याद रखना है? जितने अपने पास सेट ऑफ वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पहली टर्म में पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल को न्यूमरेटर से मिस कर देना है, और जो मिस किया उसको नीचे ऊपर वाले x की जगह वो वैल्यू आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ले लेना है. और चूंकि x0 के करस्पॉन्डिंग आपके पास y0 की जो वैल्यू है, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू है, वो साथ में आपको लेना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. ये पहली टर्म को लिखना समझ जाएंगे तो आप इसको देखते हुए ऐसे जितने सेट ऑफ वैल्यूज हैं उन सबको आप लोग यहाँ पर एस्टिमेट कर सकते हैं.
इसी को हम लोग लाग्रांजेस का इंटरपोलेशन फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, आप इसके बाद दूसरा आ रहा है, दूसरा मेथड हमारा समझ में आना है डिवाइडेड डिफरेंस। तो डिवाइडेड डिफरेंस को सबसे पहले अपन समझेंगे और फिर इसके बाद इसका न्यूटन्स का डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला भी सिमेट्रिकली है। जैसे ये सिमेट्रिकल है, एक टर्म आपको समझ में आ जाए तो बाकी टर्म आप याद रख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस में यदि आपने पहली टर्म या दूसरी टर्म भी आपने समझ ली तो आप उसकी सब्सिक्वेंट टर्म को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं और फिर इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो x0 y0 x1 y1 ये तो हमेशा की तरह xn yn हमारे पास वैल्यू है, गिवन पॉइंट्स हैं। यहाँ पर भी वही है कि इसमें इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकता है। आपके पास x की वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इक्वल डिस्टेंस पे भी दी जा सकती है और अनइक्वल भी दी जा सकती है। तो ये मेथड दोनों के केस में एप्लीकेबल है। जैसे हमने लाग्रांज की मेथड बताई, उसी तरह से ये डिवाइडेड डिफरेंस की मेथड आपके लिए इक्वल और अनइक्वल दोनों के लिए यूजफुल है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि ये मेथड इक्वल के लिए यूज होगी अनइक्वल के लिए। इसका मतलब ही है कि एक जनरल है, दोनों केस के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को डिफाइन कर रहे हैं। पहला डिवाइड डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसके नाम से ही मौजूद है इसका मीनिंग। यदि आप इस बात को समझेंगे, डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? हरिओम चौहान, डिवाइड का मतलब क्या होता है? Am I audible? डिवाइड का मतलब होता है रेशो। तो यहाँ पर आपके सामने ये रेशो आ रहा है, किन वैल्यू का रेशो आएगा ध्यान दीजिए। आपके पास x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है y1 माइनस x0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है y0, और इसको आप लोग डिवाइड करेंगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू के साथ, इसका हम नीचे डिवीजन करेंगे, इसलिए ये डिवाइडेड डिफरेंस कहलाता है। ऊपर भी डिफरेंस है, नीचे भी डिफरेंस है। तो y1 के कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है आपके पास x1, y0 जो है वैल्यू x0 के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इस पॉइंट को, इस कंसेप्ट को फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस कहा जाता है या फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कहा जाता है, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं इस यूनिट के कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं और जो y की वैल्यू होती है उसको एंट्री बोला जाता है। तो ये कंसेप्ट यदि आपके समझ में आएगा तो हम फिर इसके हायर डिफरेंस की बात आगे के स्टेप्स में करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको समझेंगे और इसी को आगे फिर n के लिए, n सेट ऑफ वैल्यू के लिए जर्नलाइज करेंगे। वही हमने आपके सामने लिखने जा रहे हैं। हमारे पास अगला पेयर आ रहा है x1 और x2। अभी था x0 x1, अब आ रहा है x1 और x2। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें दो दो पेयर्स लेना होते हैं, दो दो वैल्यू के लिए आप करते हैं और फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें 3 लेंगे। ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए हमें 3 आर्गुमेंट लेना होंगे। तो गौर कीजिए, ध्यान दीजिए बेटे, आसानी से समझ में आ जाएगा फॉर्मूला। आपको मैं बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। देखिए, सेम टेक्निक से अडॉप्ट हुई है। जो सेकंड वैल्यू है उस पर y की वैल्यू y2 है और माइनस जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें y की वैल्यू है y1, इसको डिवाइड करना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू से। तो ये आपका, ये भी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर आपके नेक्स्ट टू आर्गुमेंट के लिए फार्मूला है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट टू पेयर के लिए आर्गुमेंट जो होगा आपका वो होगा x2 और x3 के लिए। फिर इसी तरह से जब अपन n तक जाएंगे तो आपका आ जाएगा लास्ट में xn वैल्यू है, उसके पहले वाली वैल्यू xn -1 होगी। तो इसको देखते हुए आपके सामने ये सारे पॉसिबल फर्स्ट ऑर्डर के डिवाइडेड डिफरेंस हो जाते हैं। जब आप इसका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस समझ जाते हैं तो सेकंड को समझना आसान हो जाता है। जैसे आप लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना सीख जाते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं आसानी से। श्रेयांश, यस सर।
जैसे आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना आपका आसान हो जाता है, उसी तरह से अभी तक हम लोग ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं। जैसे आपने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला था, फिर इसको बोला था कि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है, तो उसी को अपन दोबारा अप्लाई करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये आपके सामने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड किया है। अब हम इसको देखते हुए, इसको समझते हुए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस की। ये है आपकी सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। जब हम सेकंड ऑर्डर जिसको अपन बोलते हैं उसी को सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस बोला जाता है। तो अब हमने अभी जब फर्स्ट ऑर्डर डिफाइन किया था तो हमने 2 आर्गुमेंट लिए थे। जब हम सेकंड ऑर्डर लेंगे तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 3 आर्गुमेंट लेना पड़ेगा, हमें 3 सेट ऑफ वैल्यूज लेना होगी, x0 x1 एंड x2। इसको एक समझ लीजिए सेकंड ऑर्डर का। इसको देखते हुए बाकी का आप अपने आप लिख सकेंगे अपनी कॉपी में, नोटबुक में, माइंड में आसानी से समझ सकते हैं। आपका अपने आप माइंड में रीजनिंग डेवलप हो जाएगा, इसको समझने की रीजनिंग आ जाएगी। ये आपके सामने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस 3 आर्गुमेंट के लिए इसका ये तरकीब है, तो जरा इसको समझिए। अब हमें क्योंकि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को तो यूज करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में आएगा, फर्स्ट टर्म में आपका फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आएगा x1 और x2 का, और उसमें से माइनस करेंगे x0 और x1 का डिवाइडेड डिफरेंस से। इन दोनों का ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस का डिफरेंस आएगा न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर में आएगा वो डिफरेंस ऑफ एंड आर्गुमेंट्स। एंड आर्गुमेंट्स क्या है आपके x2 और x0, तो x2 में से x0 घटाएंगे, इसको बोला जाता है डिफरेंस ऑफ एंड ऑर्डिनेट्स। ओके, इसको देखते हुए आप मुझे नेक्स्ट बताएंगे थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए हमें एक और आर्गुमेंट यहाँ पर ऐड करना होगा। फॉर्मूला इस तरह से आपके सामने बनेगा, पहला वाला छोड़ देना है, बाकी को लेके आपका, चूंकि 3 आर्गुमेंट जब अपन लेते हैं तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आता है, और चूंकि हम थर्ड की बात कर रहे हैं तो थर्ड में सेकंड डिफरेंस यूज होगा ही। जैसे आप लोग थर्ड डेरिवेटिव आपको निकालना है, बहुत कॉमन सेंस की बात है, यदि आपको थर्ड डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकालना है तो आप क्या किससे निकालते हैं आप बताएंगे मुझे? अर्पित वर्मा, गौरव चौहान, यदि आपको थर्ड डेरिवेटिव निकालना है तो आप थर्ड डेरिवेटिव किससे निकालते हैं? सेकंड डेरिवेटिव से निकालते हैं ना? एम आई राइट गौरव? डिवाइडेड डिफरेंस। हाँ, तो जैसे सेकंड डेरिवेटिव निकालता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करता है, उसी तरह से यहाँ पर जैसे तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस को निकाल रहा है तो तुझे सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को यूज करना पड़ेगा। तो वही हमने आपके सामने यहाँ पर लिखा है, x1 x2 x3 इन आर्गुमेंट्स को लेके सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस माइनस x0 x1 x2 of this argument second divided difference and divide by difference of n ordinates। और n ऑर्डिनेट का डिफरेंस लेते समय आपको ध्यान रखना है जो लास्ट वैल्यू है उसमें से फर्स्ट वैल्यू घटेगी, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, भले छोटी हो बड़ी हो, हमेशा आखिरी की वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। तो बस यही हमारा डिवाइडेड डिफरेंस का कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को न्यूटन्स ने यूज करके अपना एक इंटरपोलेशन का फॉर्मूला डिजाइन किया है। इसको देखते हुए मैंने आपके सामने n का भी फॉर्मूला बता दिया है, n डिवाइडेड डिफरेंस का भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं। ये बनाने में किसी को कोई शंका नहीं होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की एंट्री लेना है, आर्गुमेंट लेना है, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x0 में से इसमें से एक कम लेना है, मतलब xn माइनस 1 आता है, और इसको डिवाइड करना है xn माइनस x0। बहुत आसान टेक्निक्स है, यदि आप इस तरह से इसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत इजी लगेगा आपको ये M3। तो इस तरह से हमने ऑल द डिवाइडेड डिफरेंस सिस्टमैटिकली सेट आउट हमने आपको आपके सामने डिफाइन कर दिए हैं, जिसको अपन हम टेबल के फॉर्म में शो अप कर सकते हैं। ये जितने भी डिवाइडेड डिफरेंस आपके सामने मैंने 1 बाय 1 करके डिफाइन किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, इसको आप लोग टेबल के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब तक आपका एक सिंगल डिवाइडेड डिफरेंस नहीं आ जाता
तब तक हम लोग ये टेबल बनाते रहते हैं। तो जैसे आपको मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू निकालना है, तो उसके पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने के पहले जैसे मैंने डिफरेंस टेबल को आपको बनाने का तरीका बताया था, वो तरीका यहाँ पर भी स्टार्ट होगा कि सबसे पहले पहला कॉलम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आएगा, फिर दूसरा कॉलम डिपेंडेंट वेरिएबल का आएगा, और फिर इसके बाद आप पहला डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे। जो अभी तरकीब सिखाई आपको इन दोनों का लेना है, ये दोनों आर्गुमेंट का आपको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लेना है। तो कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0, am I right? फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपके फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इस आर्गुमेंट के लिए हो जाएगी। ऐसा करते करते जाएंगे जब तक कि सारे पेयर कंप्लीट नहीं होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट निकाला उसी तरह से सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, थर्ड ऑर्डर निकालेंगे, फोर्थ ऑर्डर निकालेंगे, इसी तरह से एन ऑर्डर क्या फिफ्थ ऑर्डर तक करेंगे। जितने सेट ऑफ वैल्यू तक लिया जाएगा उतने यहाँ पर वो सारे आर्गुमेंट यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। अब आते हैं हम लोग न्यूटन्स की फॉर्मूला डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्मूले को समझ लेते हैं। देखिए जनाब, बहुत आसान तरीका है इसको समझने का। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस का ये स्टार्टिंग वैल्यू तो वही है जो आपको पहले स्टेट की। आपके पास कोई भी एक फंक्शन की वैल्यू होगी और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू तो अपने आप होगी। ये आपको सर डाटा ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया होगा। अब हमें कोई भी y की वैल्यू निकालना है, किसी भी इंस्टेंट पर निकालना है, जैसे x पे निकालना है, तो हम पहले आपको ये फॉर्मूला x के लिए बता रहे हैं, आप किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली टर्म आपकी ये न्यूटन्स का फॉरवर्ड या और बैकवर्ड जो फॉर्मूला जो होता है उसको ये मैच करती है। पहली टर्म आती है y0 की। फिर जब दूसरी टर्म से स्टार्ट होगा तो आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस स्टार्ट होगा, क्योंकि पहली टर्म में जीरो डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू 1 होती है। जीरो ऑर्डर का जो डिवाइडेड डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए आपके सामने पहली टर्म में डिवाइडेड डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये मत समझना, इसका मतलब है जीरो ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस है। ठीक है, तो आपका फिर आएगा, ये आपका आ रहा है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस के लिए आपके पास आर्गुमेंट x0 x1 होता है, तो इसके साथ आपको मल्टीप्लाई में लेना होगा x माइनस x0। फिर जब आप थर्ड टर्म पे जाएंगे तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा। तो जब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस लेते हो तो कौन से आर्गुमेंट लेते हो, x0 लेते हो, x1 लेते हो, x2 लेते हो। टाइम आपका फिर से हमने 10 मिनट के लिए इसको अपडेट किया है, 45 मिनट का टाइम हो गया है सेशन का, लेकिन 10 मिनट और फ्री है। तब तक हम लोग इस मेथड को और समझ के क्वेश्चन भी इस पर समझ लेंगे। तो हम आपको ये फॉर्मूला समझा रहे थे कि कैसे डिजाइन हुआ है। तो आपके सामने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आ रहा है जो हमने पहले डिफाइन कर दिया है। इसके साथ 2 फैक्टर आएंगे। यदि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है तो 2 फैक्टर आएंगे, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है तो 3 फैक्टर आएंगे, n डिवाइडेड डिफरेंस है तो n माइनस 1 फैक्टर आएंगे। ठीक है, तो कैसे अपन n माइनस 1 फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं उसको फिर से समझ लीजिए। पहला फैक्टर x माइनस x0 का, दूसरा फैक्टर x माइनस x1 का, और n माइनस 1 फैक्टर किसका होगा, अर्पित, गौरव चौहान, n टर्म का फैक्टर क्या होगा, n माइनस 1 फैक्टर क्या होगा, श्रेयांश, x माइनस x माइनस 1। हाँ, क्योंकि आपके सामने जब अपन सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ले रहे थे तो यहाँ पर x1 आया था। जब अपन nth टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टर मतलब x में से सब्ट्रैक्ट होगा, वो वैल्यू आपकी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगी। बस इसी को ही इन जनरल न्यूटन्स का जनरल इंटरपोलेशन फार्मूला कहा जाता है विद डिवाइडेड डिफरेंस। क्योंकि डिवाइडेड डिफरेंस यूज हो रहा है इसलिए इसको डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला बोला जाता है। अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। ये रहा आपके पास सामने क्वेश्चन। ऑलरेडी पहले जो लिखी होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है, बाद में जो लिखी होती है टेबल में वो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है। ये आपके सामने ये वैल्यू दी गई है जिनका आप नॉमिनेशन कर देंगे। ये x0, x1, x2, x3, x4। ध्यान दीजिए क्या यहाँ पर
x की वैल्यू इक्वल डिस्टेंस पर है। 5 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद सीधे 11 आ गया। कॉमन डिफरेंस निकाल के देखिए, 7 माइनस 5 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, 11 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा 4। तो आप देख रहे हैं आपका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब आपका जो इंटरवल है वो अनइक्वल है। तो आपका जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है अनइक्वल का दिया है, आपको जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन इक्वल का अनइक्वल का दे, साथ में इक्वल का भी पूछ सकते हैं आप, दोनों का क्वेश्चन करने का यही तरकीब है। हमें f ऑफ 9 पर वैल्यू निकालना है, जिसमें आपको दोनों फार्मूले का यूज बताया मैंने। लाग्रांजे फार्मूले से भी ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है और न्यूटन्स डिवाइडेड के फार्मूले से भी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ डाटा है जिनका हम नॉमिनेशन कर देंगे, क्योंकि इसी से तो नंबर ऑफ टर्म फार्मूले की डिसाइड होगी। जितनी सेट ऑफ वैल्यू होगी वो उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स आपके फॉर्मूले में डिसाइड होगी। नहीं, am I right? श्रेयांश, am I right? यस सर। क्वेश्चन करते समय हमें जब भी इंटरपोलेशन का कोई सी भी मेथड से क्वेश्चन करना है तो हमें पहले सेट ऑफ वैल्यू को का नॉमिनेशन करना होगा, उसको अपने स्टैंडर्ड सिंबल से कॉल करना होगा। यदि x के टर्म्स में ना देते हुए t के टर्म्स में वैल्यू दी होगी आपको क्वेश्चन में, तो आप यहाँ x की जगह t0, t1, t2, t3 ले लेंगे। कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसकी जगह t ले लेंगे और जो भी आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो आप उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूले में ले लेंगे। बस अब इसके बाद सभी लोग अपनी नोटबुक में सबसे पहले लाग्रांजे का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर इसके बाद वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेटर को यूज करके इवैल्यूएट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यह आपके सामने फॉर्मूला हमने उन वैल्यूज के लिए लिख दिया है। सभी लोग इस फॉर्मूले को फिर से गौर करेंगे। देखिए जनाब, आपके पास कहां तक जाना है, आपको y4 तक जाना है, क्योंकि आपके पास y0 से लेके y4 तक वैल्यू नोन है। एक टर्म को लिखना फिर से समझ जाइए, आप बाकी टर्म अपने आप लिख लेंगे। मैंने आपको बताया था कि पहले टर्म को लिखते समय न्यूमरेटर में लाग्रांजे के फॉर्मूले में x0 मिसिंग करना है, x को x0 को मिस करना है, x में से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। और जब आप डिनोमिनेटर लिखोगे तो न्यूमरेटर को ही डिनोमिनेटर में लिखना है, बस x की जगह x0 लिख लेना है। जो मिसिंग है न्यूमरेटर में उसको x की जगह ले लेना है और उसको डिनोमिनेटर में पेस्ट कर देना है, मींस सब्स्टिट्यूट कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू से। इस तरह से आपका एक टर्म आ जाता है, आप दूसरी टर्म को भी लिखने में समर्थ हो जाएंगे। अब जब दूसरी टर्म को लिखेंगे तो आप x0 की जगह अब आपको x1 को मिस करना पड़ेगा, x1 को छोड़ना पड़ेगा। फिर तीसरी टर्म लिखोगे तो x2 को मिस किया है, फिर इसके बाद चौथी टर्म लिखा है तो इसमें हमने किसको मिस किया है, x0, x1, x2 किसको मिस किया है श्रेयांश? बोलो बेटे, श्रेयांश, गौरव, यस सर। यस चौथी टर्म को जब लिखा है तो किसको मिस किया सर x3 को। सही बेटे, और जिसको मिस किया है उसको अपन को x की जगह न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करके डिनोमिनेटर में आपको लिखना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। Am I right? फिर इसके बाद लास्ट टर्म आएगी, क्योंकि इसके बाद की टर्म्स एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है, इतना ही डाटा दिया है, उसी डाटा को यूज करना है। तो आपके सामने x4 को मिस करके लिख दिया है। अब इसके बाद की स्टेप आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आपको x की जगह 9 रखना है, क्योंकि आपको फंक्शन की वैल्यू 9 पे निकालना है। और x0, x1, x2, x3, x4 तो सब आपको मालूम है, y0, y1, y2, y3 मालूम ही है, वही किया हमने और कुछ नहीं किया है। अगले पेज में, अगली स्लाइड में आपके सामने देख लीजिए। इस तरह से ये वैल्यू आपकी मैनुअली सब्स्टिट्यूट हो गई है और आपने कैलकुलेशन किया है कैलकुलेटर से। फर्स्ट टर्म का ये कैलकुलेशन है, दूसरी टर्म का ये, तीसरी टर्म का ये, चौथी टर्म का ये और पांचवी टर्म का ये, और फिर इन सब का एलसीएम लेके या कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा 810। अब हम इसी क्वेश्चन को आपको दूसरी मेथड से समझाएंगे, वो है डिवाइडेड डिफरेंस की मेथड। तो उसके लिए
जब भी हमें क्वेश्चन डिवाइडेड डिफरेंस से करना है तो सबसे पहले अपन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। ये हमने आपके सामने डिटेल में आपको दे रखा है, नोट्स में भी आपको समझा रखा है, बता रखा है, वीडियो लेक्चर में भी समझा रखा है। यहाँ पर फिर से हम लोग आपको समझा रहे हैं। यह आपके सामने अभी जो समझाया था उसी को लिख रखा है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है इन दोनों वैल्यू के लिए, तो इसमें से इसको घटाएंगे और डिवाइड करेंगे 7 - 5 को। तो आपका ये जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी वो 121 आएगी। फिर इसी तरह से इन दोनों पेयर को लेंगे तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आएगा। इस तरह से इन दोनों पेयर को लेंगे तो आपका नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आएगा। फिर इसी तरह से एक और पेयर आपका बच गया, इसलिए एक और आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आएगा। अब ऐसा करते करते आप लोग इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे तो आपके सामने लास्ट में एक सिंगल पेयर बचेगा। इसका मतलब आपका फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस ही एग्जिस्ट करेगा इन न्यूमरेटर वैल्यू के लिए, बाकी सब आगे के जीरो होंगे। मतलब हम डिवाइडेड डिफरेंस का जो फॉर्मूला है उसकी भी हम जो टर्म से फोर्थ ऑर्डर तक यूज करेंगे, बाकी हमें यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि बाकी टर्म सारी आगे की जीरो हो जाएगी। देख लीजिए और भी समझ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। के बावजूद भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके स्टेप को समझ सकते हैं। जो अभी तक मैंने सिखाया बताया उसी को हमने टेबल में इन न्यूमेरिक वैल्यू के लिए कैलकुलेट किया है। अब हमने आपको जो बताया उसी का हमने फॉर्मूला लिख दिया है। जो अभी डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला आपको बताया था, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है और ये फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस है। बस आप इसके बाद कुछ नहीं करना है, हमें जो टेबल से वैल्यू पुट अप कर देना है और कुछ नहीं करना है। ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है और फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके वैल्यू का कैलकुलेशन कर देंगे तो आपके सामने 810 वैल्यू आ जाएगी। x की जगह 9 रखना है और y0 x0 तो टेबल में दिया है और ये अभी हमने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल में ऑलरेडी निकाला है। पहला जो वैल्यू है वो यहाँ रख देना है, दूसरी जो सेकंड ऑर्डर की वैल्यू है उसको यहाँ रख देना है, तीसरी है वो यहाँ रख देना है, चौथी है यहाँ रख देना है। ऐसा करते करते कैलकुलेशन कर लेना है बेटे आप सभी को, और इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आज के सेशन में। फिर हम अगली क्लास में कुछ और बातें आपसे करेंगे नेक्स्ट यूनिट को लेके, क्योंकि हमें इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा सेकंड यूनिट में